Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. In this session, we will going for the next question in the chapter number first, that is the economics as an introduction. And I think you know all about student friend. That is your syllabus of the 30% syllabus is cut, but I think the first chapter is a whole chapter considered in your examination, in the final examination in and also in the first एंड सेकंड एग्जामिनेशन। यानी कि फ्रेंड आपका जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं है। यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो 100% सिलेबस में रहेगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन गवर्नमेंट ने कोई भी क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेबस के बाहर नहीं रखा है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर तक डिस्कशन किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स and then the economics in a Indian thought and development of economic as a science, and then economic activity and non-economic activity, and the next question, that is the micro and macroeconomics, and the next question, that is the presentation of information in economics and importance of statistical information। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने शायद जो 7 पॉइंट थे वो कंप्लीट कर लिए थे, और जो एट्थ क्वेश्चन, दैट इज द सम रिक्वेसाइट एस्पेक्ट्स इन कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ डायग्राम, ग्राफ एंड चार्ट। तो जो भी आपके पास स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम डायग्राम, ग्राफ या तो चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन यानी कि जो न्यूमरिकल इंफॉर्मेशन है उनकी बात कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कैन बी represented in the form of diagram, chart and graph. These are helpful in explaining some economic principles, trends and the relationship in a simple and suggestive manner। यानी कि फ्रेंड आपके पास कोई भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हो, स्टैटिस्टिकल यानी कि न्यूमरिकल, तो जो भी आपके पास न्यूमरिकल इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आप इजीली, या तो आपके पास जो भी प्रिंसिपल है, ट्रेंड्स है, उनको आप इजीली या तो सिंपल सजेस्टिव मैनर में आप उनको डायग्राम, ग्राफ या तो चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हो। एंड सच अ रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो बिकम अटेंशन कैचिंग। यानी कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्राफ्स, डायग्राम या तो चार्ट में प्रेजेंट कर रहे हो, तो सामने वालों को जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट की है ग्राफ, डायग्राम या तो चार्ट में, तो उससे क्या होगा कि सामने वाला कोई भी बंदा एक अट्रैक्शन होगा उनको, या तो वो इजीली जो भी इंफॉर्मेशन है उनको रीड कर पाएगा। While constructing such a diagrams, the following particulars must be carefully consider। तो यहाँ पे जो अलग अलग पॉइंट दिए उस पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर एट द टाइम ऑफ व्हेन वी ड्रॉ सच डायग्राम। सो फ्रेंड प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 6, और वहाँ पे आप अलग अलग जो भी पॉइंट यहाँ पे दे रखे, 3 पॉइंट दे रखे, तीनों को हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे। द फर्स्ट वन, दैट इज द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन या तो डेटा। यानी कि हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम जो भी न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन सा है, यानी कि वो कौन से सोर्स से हमें मिल रही है। द सोर्सेस ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टू एंश्योर देयर एक्यूरेसी। यानी कि आपके पास जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, और साथ साथ वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यानी कि कोई भी जगह पे वो इंफॉर्मेशन हो वो वहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैरामीटर्स इन इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड डेटा प्रोवाइड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिलायबल सोर्स। यानी कि फ्रेंड अगर आपको कोई जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो इंफॉर्मेशन अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की तरह आई हो, या तो दिस इंफॉर्मेशन, दिस डेटा इज प्रोवाइडेड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन it is a reliable source to obtain comparative data for such a parameters for different countries of the world। यानी कि अगर समझो कि हमें जो भी डेटा मिल रहा है, और अगर डेटा हमें कंपेरेटिवली चाहिए, तो उनके अलग अलग पैरामीटर जो है वो अलग अलग कंट्री के लिए कैसे होंगे, डिफरेंट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज अ रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सोर्स।
यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि हमें जो भी डेटा मिल रहा है वो अगर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, तो वो भी एक रिलायबल रिसोर्सिस है, यानी कि वहाँ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी. The next one, that is the clarity regarding dependent and independent variable. So when there is a cause and effect relationship between variable, then cause variable is treated as an independent variable and the effect variable is treated as a dependent variable, as its value are depend on the value of independent variable. यानी कि फ्रेंड कोई भी टॉपिक हो, उनके जो भी रिलेशनशिप है कॉज एंड इफेक्ट में, वो हमें पता ही होता है कि कोई भी आप टॉपिक ले लो तो वहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गए. और जो भी यहाँ पे कोज वेरिएबल है, तो कोज वेरिएबल ट्रीटेड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फ्रेंड प्लीज मेक अंडरलाइन, cause variable is treated as an independent variable and the effect variable is treated as a dependent variable, as its values are depend on the values of the independent variable. यानी कि जो भी रिलेशनशिप है कोज एंड इफेक्ट, तो जो कोज वेरिएबल है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो इफेक्ट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंडेंट, तो कोजिस के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि जो भी कोजिस होगी उनके ऊपर उनसे क्या होगा कि इफेक्ट भी हो सकती है. In such a relationship, data relating to independent variable must be represented on a x-axis and that pertaining to the dependent variable must be represented on y-axis. तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इंडिपेंडेंट डेटा जो हम एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हम वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. For example, if we are examining relationship between rainfall and agricultural production in a region, then rainfall is an independent variable and represented on x-axis. यानी कि जो rainfall it is the independent variable जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है. और agricultural production, तो हमें पता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर फॉर रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस. तो यहाँ पे शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट डेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की हम यहाँ पे बात कर रहे थे. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is represent on a x-axis and dependent variable must be represented on a y-axis. If we are examining production over different time periods, then time periods are represented on x-axis and production on y-axis, because we know that the time period is a independent variable and the production is a dependent variable, and that's why the time period is represented on x-axis and production on y-axis. In economics, in the law of demand, however, the price, which is an independent variable, is represented on y-axis, and the demand, which is a dependent variable, and represented on x-axis. तो फ्रेंड यहाँ पे हम इजीली याद रख सकते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस के ऊपर एंड डिपेंडेंट को वाई एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में आपके पास जो टॉपिक आया दैट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई का, तो वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने वाई एक्सिस के ऊपर शो किया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे उल्टा हो गया, एक्स की जगह वाई एंड वाई की जगह एक्स. And the third one, that is the selecting appropriate scales. In order to obtain systematic graph with a clarity and appropriate size, proper scale must be taken on both the axes. And I think you all know about the graph and diagram, that is the scale map. And the scale map में I think that is the 5 centimeter is equal to 1, 10 centimeter is equal to
वन, या तो अलग अलग हम जो भी यहाँ पे स्केल ले सकते हैं, लेकिन जो भी स्केल यहाँ पे हम लेंगे बोथ एक्सिस के लिए, वो प्रॉपर स्केल मस्ट बी टेकन ऑन बोथ द एक्सिस, एंड स्केल्स आर मेजर टेकन टू रिप्रेजेंट एक्चुअल डेटा इन डायग्राम। और स्केल के हम जो भी मेजर ले रहे हैं उनसे क्या होगा कि जो भी हमारे पास जो भी डेटा है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअल डेटा इन अ डायग्राम। If actual data is too large, say in a 000 or in a 00000, then such a data cannot be directly represented in a chart। यानी कि अगर समझो कि एक्चुअल डेटा जो भी डेटा आपके पास है उनके ऊपर से हमें ग्राफ एंड डायग्राम ड्रॉ करना है, तो हमें जो लार्ज साइज में जो डेटा दिया है उनके ऊपर से हम डायरेक्टली चार्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एंड इट रिप्रेजेंट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मेजर ऑन अप्रोप्रिएट स्केल। For example, in a diagram, a distance of 1 centimeter is equal to 10,000 units, or 1 centimeter is equal to 5 year, and so on, and such a scales are taken on a both axis, यानी कि y and x एक्सिस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी तक की हम बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन था आज के लेक्चर में, जो स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन लिया, तो सबसे पहले हमने लिया कि सम रिक्विसाइट एस्पेक्ट्स इन कलेक्टिंग statistical information and presenting in a diagram, graph and chart, and then the third point, 3 point, that is the sources of information, clarity regarding dependent and independent variable, and the third one, that is the selecting appropriate scale। तो इन तीनों के बारे में हमने डिस्कशन किया, और मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। विदिन 2 मिनट्स प्लीज रीड द सम रिक्विसाइट एस्पेक्ट्स इन कैलकुलेटिंग statistical information and presenting in a diagram, graphs and chart। Please friend, read it within 3 minutes। Welcome back everyone। The next topic, that is the presenting quantitative यानी कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम एंड ग्राफ्स। यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उन अगर हमें ग्राफ या तो डायग्राम में प्रेजेंट करना है, उनकी यहाँ पे डिस्कशन हम करेंगे। न्यूमेरिकल डेटा
कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा जो हमें उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग ग्राफ्स या तो डायग्राम्स में. Diagrams showing linear and non-linear relation are commonly used in economics. यानी कि जो डायग्राम्स के अंदर linear and non-linear relationship है उनको हम यूज़ कर सकते हैं. And the demand curve is one such diagrams. Some other types of chart graphs diagrams are frequently used in economics, and such are bar diagrams, grouped bar diagrams, and pie diagrams. And first one, that is the bar diagram. A bar diagram, also known as a bar chart or bar graph, and is a diagram which represents group data with the rectangular bar with the length proportional to the values which they represent. For example, production of wheat. तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अलग अलग टाइम पीरियड के साथ प्रोडक्शन लिया हुआ है इन द लैक्स टन in the year 1970-71, and the production of wheat lakh ton, that is the 23.8 lakh ton. In 1980-81, 36.3 lakh ton, and 2010-11 86.99 lakh tons. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो वेरिएबल एंड जो एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं ईयर, एंड ऑन वाई एक्सिस प्रोडक्शन इन लाख टन. और आप देख सकते हो कि 1970, 71, 80, 81, 1991, 2000, 2001, 2010, 11 अलग अलग यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है. 1970-71 में जो प्रोडक्शन था वो था 23.8 लाख टन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 23.8 कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली होगा, और यहाँ पे हमने बार यहाँ तक ड्रॉ कर दिया. एंड देन 1980-81 36.3, एंड उसी तरह 1990-91, 2000, 2001 एंड 2010-11 86.9. तो इस तरह का आप देख सकते हो फ्रेंड. और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो दो अलग अलग बार्स हैं उनके बीच में यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, एंड कि जो भी यहाँ पे लेंथ है वो प्रोपोर्शनल डेटा के हिसाब से लेंथ होगी. कि आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है 2010-11 में, तो सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो कौन से ईयर में है 2010-11 में. तो यहाँ पे फ्रेंड हमने देख लिया कि जो डायग्राम की बात कर रहे थे बार डायग्राम. द नेक्स्ट वन दैट इज़ द ग्रुप्ड क्लस्टर बार डायग्राम, यानी कि क्लस्टर बार डायग्राम है वहाँ पे एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, और उस इन्फॉर्मेशन को हमें मद्देनज़र रखते हुए क्या करना है कि क्लस्टर बार डायग्राम को ड्रॉ करना है. तो मैं आपको यहाँ पे पहले समझा रहा हूँ कि किस तरह से सिलेबस के अंदर या तो जो हमारी बुक्स के अंदर क्लस्टर बार डायग्राम की इन्फॉर्मेशन देते हैं. दिस चार्ट्स आर यूज व्हेन the dependent variable is grouped in a more than one category. For example, when we want to examine the literacy rates for different year in Gujarat, we can use a grouped bar chart to show male, female and total literacy rates as a three categories in a one group for 1 year bar. For each category can be shaded or colored differently. तो आप देख सकते हो कि फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड के डेटा दिए हुए हैं. सबसे पहले मेल के लिए, एंड देन फीमेल, एंड देन टोटल. यानी कि इंडिया के अंदर जो लिटरेसी रेट है 1951 में जो मेल की बात करें तो 30.17, 12.79, एंड देन टोटल लिटरेसी लेवल इज 21.09. एंड एट द टाइम ऑफ 2011 द लिटरेसी मेल रेशियो इज 87.3, एंड द फीमेल लिटरेसी रेट इज द 70.73, and the total is a 79.31. तो फ्रेंड यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है आप देख सकते हो कि क्लस्टर बार डायग्राम एक्स एक्सिस में हम ईयर लिखेंगे, और वाई एक्सिस कि वहाँ पे अलग अलग जो सर्वे में हमारा रिजल्ट आया कि लिटरेसी लेवल की बात कर रहे हैं फीमेल, मेल एंड टोटल. और वहाँ पे हमने देखा था कि अलग अलग शेडो भी हमें प्रोवाइड करना है. तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ऊपर जो मेल की बात करें तो वहाँ पे हमने अलग तरह के शेडो प्रोवाइड किया है.
फीमेल में सिर्फ वाइट ही यहाँ पे बार्स रखे हैं। एंड टोटल में आप देख सकते हो कि लाइनिंग इस तरह रखी है। और उसी तरह से आप यहाँ पे ग्राफ में देखकर भी समझ सकते हो कि 3 अलग अलग कॉलम है, फीमेल, मेल एंड टोटल। और जिस तरह से वो रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम बेस रख कर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और शायद आप लोगों को शायद ये ग्राफ क्लियर ही होगा, क्योंकि हमने आगे का जो ग्राफ देखा उसी तरह है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2011 के अंदर बात करें तो 87.23, यानी कि दिस वन एंड देन दिस एंड दिस। तो यहाँ पे अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, 70.73 एंड 79.31। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ द पाई डायग्राम। लेकिन फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको जो क्लस्टर बार डायग्राम है, उस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। विदिन 2 मिनट्स प्लीज रीड द क्लस्टर बार डायग्राम्स एंड देन वी विल गोइंग फॉर द पाई डायग्राम। Welcome back everyone. The next type, that is the pie diagram. A pie chart is a circular statistical graph which is divided into sector to illustrate the numerical production of the data. यानी कि जो पाई चार्ट है वो हमें सर्कुलर में लेना है, सर्कुलर यानी कि राउंड में। The numerical data is a proportionately converted into degrees in a circle। यानी कि यहाँ पे हमें जो भी डेटा दिया है परसेंटेज में, उस डेटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। बिकॉज वी नो दैट द राउंडेड इज अ 30-60 डिग्री and sector are formed considering those degrees. For example, the share of a different sector in India national income can be shown in a pie chart। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी नेशनल इनकम के बारे में पूरे का पूरा यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, द सेक्टर दैट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में से हमारी नेशनल इनकम है 13.9%। and then from the industrial sector we earn the total national income is at 26.2%, and the national income of a service sector is a 59.9%. Thus the numerical information can be explained in a simple manner with the help of graph। फ्रेंड यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पाई डायग्राम सर्कल में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए हमने पूरे का पूरा ब्लैक यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, या तो लाइनिंग देख सकते हो आप। इंडस्ट्री के लिए इस तरह की लाइनिंग हमने यूज़ की हुई है। एंड सर्विस सेक्टर के पूरे का पूरा जो है वो ब्लैंक ही रखा है, यानी कि वाइट कलर में ही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 13.9% इज़ द शेयर ऑफ नेशनल इनकम
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13.9%, एंड देन 26.2% इज द शेयर इन अ नेशनल इनकम, दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप देख सकते हो कि 26.2%, एंड द रिमेन्स 59.9% फ्रॉम सर्विस सेक्टर। तो फ्रेंड ये पूरे का पूरा जो पॉइंट है वो सर्विस सेक्टर के लिए, वो सबसे ज़्यादा आज हमें अगर नेशनल इनकम मिल रही है तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम सर्विस सेक्टर, एंड देन इंडस्ट्री, एंड द लास्ट वन दैट इज़ द एग्रीकल्चर, दैट इज़ ओनली 13.9%। और हम यहाँ पे सोर्स की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2014-15 का ये सर्वे, वहाँ से हमें इस इंफॉर्मेशन मिली थी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो पाई चार्ट का कंसेप्ट था वो भी कंप्लीट कर लिया। मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 1.5 मिनट प्लीज़ रीड द पाई चार्ट। Okay friend, the last topic that is we completed, it is the presenting quantitative as well as numerical information in diagrams and graphs, and some other types of chart, graphs and diagram is frequently in a economics। तो वहाँ पे हमने देखे कि जो बार डायग्राम था, ग्रुप्ड बार डायग्राम, एंड देन पाई डायग्राम। और बार डायग्राम में हम सिंपल बार डायग्राम को देख सकते हैं कि वहाँ पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिंगल ही इंफॉर्मेशन होगी। और क्लस्टर इन्फॉर्मेशन में हमने देखा था कि क्लस्टर इन्फॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा दिया हुआ है वो एक से ज़्यादा डेटा दिया हुआ था, यानी कि मेल, फीमेल एंड टोटल। और अगर समझो कि कोई सिर्फ बार डायग्राम यानी कि सिंपल बार डायग्राम, तो वहाँ पे सिर्फ टोटल ही प्रोवाइड करते हैं, मेल एंड फीमेल कैन नॉट प्रोवाइडेड। तो शायद आप लोगों को यहाँ पे इजीली समझ सकते होगे कि बार डायग्राम में सिर्फ सिंगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, एंड देन ग्रुप्ड या तो जो क्लस्टर्ड बार डायग्राम है वहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक से ज़्यादा। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेल, फीमेल एंड टोटल। और मेल फीमेल की हम बात करें तो मेल, फीमेल एंड टोटल तीनों के लिए हम अलग अलग शेडो प्रोवाइड कर सकते हैं इन बार्स। एंड देन द लास्ट वन दैट इज़ द पाई डायग्राम। और पाई डायग्राम भी इजीली था कि हमें जो भी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सर्कल में ड्रॉ करेंगे, एंड साथ साथ जो भी तीनों सेक्टर हो कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है तीनों सेक्टर की नेशनल इनकम, तो तीनों सेक्टर की जो नेशनल इनकम है वो भी हम यहाँ पे शो करेंगे। 59.9%, 13.9%, एंड द लास्ट वन दैट इज 26.2% इंडस्ट्रियल। तो अलग अलग जो नेशनल इनकम थी तीनों सेक्टर की, कि सबसे ज़्यादा जो इनकम है 59.9% है फ्रॉम सर्विस सेक्टर, एंड देन 26.2 फ्रॉम इंडस्ट्रियल, एंड देन 13.9% फ्रॉम दी एग्रीकल्चर। और तीनों को हम अलग अलग शेडो प्रोवाइड करेंगे और ऊपर हम वहाँ पे शो भी करेंगे कि कौन सा शेडो कौन से सेक्टर के लिए है। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया तीनों की जो रिक्वेस्ट आईडी थी, एंड उनके पहले भी एक क्वेश्चन हमारा था कि जो हमने कंप्लीट कर दिया था इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज़ द सम रिक्वेस्ट आइड, सॉरी, एक क्वेश्चन भी हमने इसी लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट किया था कि स्टैटिस्टिकल जो भी इंफॉर्मेशन है या तो ग्राफ डायग्राम को हमें कंप्लीट करने के लिए जो अलग अलग 3 पॉइंट को हमें कंसिडर करना है, सोर्सेज, क्लैरिटी एंड देन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट स्केल्स। तो आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड इजीली है,
जब भी आप वीडियो लेक्चर के अंदर दोनों क्वेश्चन पढ़ रहे हो एंड देन इमीजिएटली यू हैव टू रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड देन राइट इन योर बुक्स। तो फ्रेंड आज का लेक्चर जो हमें यहाँ पे रख रहे हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।